16 मई 1975 इस दिन एक 300 साल पुरानी सल्तनत खत्म हो गई और भारत को मिला अपना 22वां राज्य सिक्किम। पर यह सब रातों रात नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बनने में पूरे 28 साल लगे। और इस कहानी में कौन कौन नहीं था? राजा थे, बड़े बड़े नेता थे और हां, जासूस भी थे। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जासूसी एजेंसी ने एक पूरे साम्राज्य को भारत में मिलाने में मदद कैसे की। ये कहानी है जासूसी की, कूटनीति की और एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने सचमुच इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा सिक्किम के इतिहास में। देखिए 1642 में वहां चोग्याल राजवंश की शुरुआत हुई। फिर 1861 में ये अंग्रेजों का प्रोटेक्टोरेट बन गया। आज़ादी के बाद 1950 में ये भारत का प्रोटेक्टोरेट बना और आखिरकार 1975 में भारत का 22वां राज्य। ये जो टाइमलाइन है ये हमें आगे की पूरी कहानी समझने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक साम्राज्य का वो आखिरी अध्याय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या सिक्किम भी भारत की बाकी रियासतों जैसा ही है? भारत सरकार का तो यही मानना था। लेकिन सिक्किम के जो राजा थे, जो चोग्याल थे और उनके सलाहकार, वो कहते थे नहीं, हमारा मामला अलग है। ब्रिटिश क्राउन के साथ हमारी एक खास संधि थी और बस यहीं से असली खींचतान शुरू हो गई। तो अब इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? इसी के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे प्रोटेक्टोरेट समझौता कहते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भारत के दो सबसे बड़े नेताओं के विचार इस मामले पर बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे प्रधानमंत्री नेहरू, जो चीन को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद वो कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे सरदार पटेल। उनका मानना सीधा और साफ था, सिक्किम रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत जरूरी है और इसे पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाना चाहिए। तो दोनों बड़े नेताओं के विचारों के बीच एक समझौता हुआ और वो थी 1950 की संधि। इस संधि के तहत सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि सिक्किम अपने अंदरूनी मामलों में तो आज़ाद था, लेकिन उसकी रक्षा, विदेश नीति और कम्युनिकेशन ये सब भारत के कंट्रोल में रहेगा। इतना ही नहीं, सिक्किम के लोग भारतीय पासपोर्ट पर दुनिया में कहीं भी जा सकते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक बिल्कुल नया दौर शुरू होता है। नए लोग आते हैं और नियम भी बदलने वाले हैं। 60 का दशक आते आते सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। देखिए 1963 में सिक्किम के राजा नहीं रहे, 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भी चले गए। तो इस बड़े बदलाव के बाद तस्वीर क्या थी? भारत में थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिक्किम की गद्दी पर थे एक नए और पहले से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी चोग्याल। जाहिर है अब रिश्ते बदलने ही वाले थे। ये नए चोग्याल थे पाल्धन ठोंडोप नामग्याल, और उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी। उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक वैसी ही जैसी भूटान के पास थी। अब यह मांग भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द थी। खासकर चीन से लगी सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए ये एक सीधा खतरा था। जब डिप्लोमेसी और बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो भारत सरकार ने एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया, एक खुफिया रास्ता। और यहीं से शुरू होती है गुप्त सिक्किम योजना। एक बहुत मशहूर किताब है आर.एन. काओ, जेंटलमैन स्पाई मास्टर। उसके मुताबिक इंदिरा गांधी ने इस मामले का एक पक्का हल निकालने के लिए भारत की जासूसी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ आर.एन. काओ को बुलाया। और बस यहीं से पूरी कहानी पर्दे के पीछे चली जाती है। तो रॉ ने क्या किया? उन्होंने सिक्किम की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी और वो थी उसके अंदर की राजनीति। ये जो चार्ट है ये सब कुछ साफ कर देता है। सिक्किम की 75% आबादी नेपाली मूल की थी, लेकिन राज कौन कर रहा था? सिर्फ 25% भूटिया लेप्चा शासक वर्ग। मतलब एक बहुत बड़ा असंतुलन था वहां। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। ये जो नेपाली बहुमत था ना, ये तो 1947 से ही लोकतंत्र की और भारत के साथ बेहतर रिश्तों की मांग कर रहा था। मतलब भारत को बाहर से कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं थी। आप कह सकते हैं कि चिंगारी तो पहले से ही मौजूद थी, बस उसे थोड़ी हवा देनी थी। तो रॉ ने शुरू किया ऑपरेशन जनमत। ये एक 2 prong प्लान था, मतलब 2 तरफा। पहला कदम,
जो पार्टियां भारत के साथ विलय के पक्ष में थीं उन्हें सपोर्ट करो। तो उन्होंने काजी लेंडोप दोरजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को हर तरह की मदद दी। और दूसरा कदम, जनता की आवाज को बुलंद करो। उन्होंने लोकतंत्र और विलय की मांग कर रहे विरोध प्रदर्शनों को हवा दी और उन्हें संगठित करने में मदद की। तो अब देखते हैं कि ये जो सीक्रेट प्लान था वो अपने अंजाम तक पहुंचा कैसे। इसे हम कह सकते हैं जनता का फैसला। इस प्लान का पहला बड़ा नतीजा देखने को मिला 1973 के चुनावों में। रॉ की सपोर्ट वाली पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। अब जो विलय की मांग थी उसे एक तरह से लोकतांत्रिक मुहर मिल गई थी। इसके ठीक बाद 8 अप्रैल 1975 को भारतीय सेना ने एक्शन लिया। उन्होंने चोग्याल के महल को अपने नियंत्रण में ले लिया और उनके गार्ड्स को बेअसर कर दिया। इसके साथ ही राजा, जो एक राजनीतिक और सैन्य रुकावट थे, वो रास्ते से हट गए। और फिर आया आखिरी फैसला जो लिया जनता ने। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी है। 97%। 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ और उसमें 97% लोगों ने राजशाही को खत्म करने और भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और बस इसी के साथ इस पूरी राजनीतिक और खुफिया कहानी का अंत हुआ और सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य। तारीख थी 16 मई 1975, जब सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इसी दिन 333 साल पुराने चोग्याल राजवंश का हमेशा के लिए अंत हो गया और हिमालय की गोद में भारत के एक नए राज्य ने जन्म लिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, संप्रभुता या सुरक्षा। एक देश अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है, और जनता की मर्जी और एक राष्ट्र की अपनी संप्रभुता के बीच वो बारीक सी रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। जाहिर है इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है।